सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मैं रवि भाई जी आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। इसी पढ़ाई को थोड़ा बूस्ट देने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अर्थशास्त्र की संजीवनी बूटी। जी, मैं आप लोगों को आज इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी अर्थशास्त्र। और जैसा कि आप नाम देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अर्थशास्त्र की संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी का रामायण काल में एक अलग ही महत्व रहा है। आप सभी जानते होंगे कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो अवस्था में पहुंच गए थे, तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ला करके ही उन्हें मूर्छित अवस्था से बाहर निकाला था। तो ये एक तरह से संजीवनी बूटी के लिए ही हम लोगों का काम करेगा। वो इस प्रकार कि हम इसमें हर एक चीज़ एकदम डीपली एनालिसिस करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम में, चाहे वो एमसीक्यू हो, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ईच एंड एवरी कुछ भी हो, वो हम लोगों का कंप्लीट हो जाए और हम लोग 100% मार्क्स उठाएं, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में। तो जैसे कि आज पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि जैसा कि लिखा हुआ है, पढ़ो ऐसे टॉपर पढ़े जैसे। पढ़ो ऐसे टॉपर पढ़े जैसे। तो आप लोगों को टॉपर की तरह पढ़ना है, टॉपर जैसे पढ़ते हैं। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना है। सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं करना है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को लेकर के साथ में करना है, ठीक है। तो चलते हैं, और आज इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ चीज़ हम लोग जान लेंगे। जैसे कि जो ये चैप्टर जिसमें आता है, जैसे अर्थशास्त्र किस में आता है, तो अर्थशास्त्र आता है हमारा सामाजिक विज्ञान में, यानी सोशल साइंस में। तो सबसे पहले हम सोशल साइंस के बारे में जानेंगे। सोशल साइंस के बारे में क्या जानेंगे हम लोग? सोशल साइंस है क्या, जैसा कि यहाँ पे इसको, और हम लोग एक चीज़ कोशिश करेंगे, जब भी ये हर चीज़ में अप्लाई होता है कि जब भी हम किसी भी सवाल का जवाब देंगे, सामने जो हमारा क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हमेशा हम लोग दो भाग में तोड़ने का कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जवाब जो है आसानी से मिलेगा और आसानी से हम लोग इसका जवाब दे पाएंगे। जैसे जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो एक तो हो गया समाज जिक्र, यानी कि एक विज्ञान तो जान ही रहे हैं जहाँ पे हमें, जिसमें हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें समाज का जिक्र हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सामाजिक विज्ञान कहेंगे। क्या होगा इसका? अगर मान लीजिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोगों से पूछ लिए कि आप लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, बताइए सोशल साइंस में क्या होगा। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मतलब। तो एक ऐसा विज्ञान जिसमें समाज का जिक्र हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सामाजिक विज्ञान। इसको चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में, पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, जिसमें कि इसी में डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, यानी आपदा प्रबंधन। तीसरा राजनीतिक विज्ञान, यानी पॉलिटिकल साइंस, सॉरी, राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। और चौथा जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि अर्थशास्त्र। चलिए थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, तो हमारे, ताकि हमारा नॉलेज जो है वो अच्छे से बूस्ट हो। इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाँ, इन सब को मिला करके आपको 80 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, और 20 नंबर जो है वो किस चीज़ के लिए है, वो 20 नंबर जो है वो आपको प्रैक्टिकल के लिए है, ठीक है। 80 नंबर सवाल पूछे जाएगा, जिसमें कि 50% यानी कि 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 40 नंबर के आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा इसके बारे में। इतिहास, इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुराने समय की चीज़ें, यानी इतिहास जो पुराने वक्त में जो सब हुआ उससे रिलेटेड पढ़ेंगे हम लोग। पुरानी सभ्यता कैसे थी, पुराने समय में क्या रहन सहन था, क्या क्या हुआ, किस प्रकार का जो है, ये सब हमें सब। भूगोल और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दो भाग है इसमें। भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे हमारे देश, हमारे आसपास, हमारी धरती, ये सब के बारे में जानेंगे कि इन सब की स्थिति क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, यानी कि अगर किसी भी प्रकार का आपदा आता है, डिजास्टर, तो उससे हम लोग कैसे मैनेजमेंट करेंगे, यानी कैसे उसका प्रबंधन करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपदा आप लोग समझ पा रहे होंगे, आपदा यानी कि
भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, सुखाड़ आ जाना, इन सब परिस्थिति में हम कैसे खुद को मैनेज करेंगे, उसी को हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान सभी जान रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान क्या हो जाएगा, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल चीज़ पढ़ेंगे, सोसाइटी के बारे में जानेंगे, चुनाव के बारे में जानेंगे, देश के बारे में जानेंगे, राज्य के बारे में, इन सब के बारे में जहाँ जानकारी मिलेगी उसे राजनीतिक विज्ञान। और जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यानी अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र का हो गया कि एक ऐसा शास्त्र जिसमें हमें अर्थ यानी कि धन, संपत्ति, आय, इन सब से रिलेटेड जानकारी मिले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र कहेंगे। तो ये पढ़ेंगे हम लोग आज, हम लोग क्या अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग सामाजिक विज्ञान का मतलब समझ गए होंगे, कितना नंबर आता है वो समझ गए होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट आता है वो समझ गए होंगे, और हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। हाँ, सबसे पहले इसमें आप लोगों का आता है जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम लोग को जानना है कि अर्थव्यवस्था क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पहले ही 2 टुकड़ों में लिख दिया है। इनका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, तो इसको क्या है, अर्थव्यवस्था यानी कि एक ऐसा व्यवस्था जिसमें हम लोग अर्थ से रिलेटेड काम करें। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अर्थ से रिलेटेड क्या हो जाएगा, धन, संपत्ति, संसाधन, ये सब किससे रिलेटेड हो जाएगा, अर्थ से रिलेटेड। यानी कि धन, संपत्ति, संसाधन, आय कैसे करें, कैसे मैनेज करें, इन सब की जो व्यवस्था की जाएगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है, अर्थ का समान अर्थ होता है धन, संपत्ति, संसाधन या जीविकोपार्जन के साधन। यानी कि जीवन जीने के लिए हम जिस भी चीज़ का उपयोग करते हैं वे सभी अर्थव्यवस्था में आते हैं। जैसे पैसा, व्यापार, रोजगार, उत्पादन इत्यादि, ये सभी हम लोग ज़िंदगी जीने के लिए करते हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमें रोज़ की नीड चीज़ें हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे, सॉरी अर्थ कहेंगे। ये सब किस में आएगा, अर्थ कहेंगे। अव्यवस्था का मतलब तो समझ रहे, किसी प्रकार संगठन प्रणाली या किसी चीज़ को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना, उसी को क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था। जैसे यहाँ है, धन या संसाधनों को व्यवस्थित रूप से उपयोग करने की प्रणाली ताकि समाज में लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री लगा, फैक्ट्री लगा, तो फैक्ट्री मान लीजिए कि चीनी की फैक्ट्री लगी, चीनी की फैक्ट्री लगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, गन्ना चाहिए। तो गन्ना हमें कौन उपलब्ध कराएगा, किसान उपलब्ध कराएगा। किसान से गन्ना फैक्ट्री में आया, फैक्ट्री में फिर क्या हुआ कि वहाँ पे मजदूर लगे, वहाँ पे चीनी बना, चीनी बना, उसके बाद चीनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उससे हमें आय प्राप्त हुई, बहुत सारे मजदूरों को नौकरी मिली। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आएंगे। कैसे, जैसे यहाँ धन या संसाधनों को व्यवस्थित ढंग से, यानी संसाधन जो था हमारा चीनी बनाने का, उसको हम व्यवस्थित ढंग से रूप में उपयोग में लाएं, उसको चीनी बनाएं गन्ना को, और उसके बाद ये समाज में पहुँचाएं, लोगों की ज़रूरतें पूरी हुई। मैं एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस व्यवस्था को क्या कहेंगे हम लोग, अर्थव्यवस्था कहेंगे। हाँ, जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे हैं कि हाँ, और एक चीज़ है कि आपको इसमें हर एक आपको बुक में कैसे लिखा हुआ है, उसके बाद आप एग्ज़ाम जब जाते होंगे तो लिखा होता है खुद के सवालों का उत्तर खुद के जवाब में दें, यानी अपने शब्दों में दें। तो यही लिए मैं इस चीज़ का यूज़ किया, अपने शब्दों में। यहाँ पे मैं ये भी बताऊँगा कि बुक में कैसे है और अपने शब्दों में कैसे जवाब देना है, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाएँ, उसके बिहाफ़ में भी मैं आपको बताऊँ। जैसे अर्थव्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत देश या राज्य या क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग किया जाता है ताकि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया, वे सारी व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी देश, राज्य या क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का उत्पादन, वितरण और उपभोग किया जा सके, वे आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके, वे सभी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। अब अपने शब्दों में, ये तो किताबी लैंग्वेज था, अपने शब्दों में क्या है, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिससे यह तय होता है कि समाज में क्या उत्पादन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और किसके लिए किया जाएगा।
तो ये ही अर्थव्यवस्था कहलाएगा। मैंने कहा ना, मान लीजिए हमारे समाज में जैसे कोरोना के टाइम में क्या था आपको कि मार्क्स का इम्पोर्टेंट था। तो मार्क्स का क्या हुआ, समाज को किस चीज़ की ज़रूरत थी, मार्क्स की ज़रूरत थी, सैनिटाइजर की ज़रूरत थी। तो क्या उत्पादन किया जाए, उस टाइम में सबसे नीड क्या था, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब नीड था। कैसे किया जाए, मतलब फैक्ट्री में बहुत कोई घर से बना के देता था, तो ये था। किसके लिए किया जाए, तो पब्लिक के लिए किया जाए, उसका यूज़ तो पब्लिक ही करेंगे। तो ये सभी चीज़ें जो आएंगी वही एक अर्थव्यवस्था की प्रणाली कही जाएगी। और इसमें जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन आता है, जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उपनिवेश। उपनिवेश को यहाँ से जो लिखा हुआ है, और मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ, उपनिवेश का अर्थ होता है एक ऐसा क्षेत्र या देश जिस पर किसी बाहरी या विदेशी राष्ट्र का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण हो, उसी को उपनिवेश कहा जाता है। मान लीजिए कि भारत भारत जो 200 वर्षों तक किसका गुलाम रहा, ब्रिटिश सरकार का, यानी अंग्रेजों का। तो भारत जो है वो क्या कहलाया, उपनिवेश कहलाया। किसका, तो ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज का। ठीक है, क्योंकि भारत एक कमजोर राष्ट्र था। जैसे कि यहाँ अपने शब्दों में मैंने आपको बताया है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे कमजोर देश या क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है और उसे अपने हित में चलाता है, तो उसे उपनिवेश कहा जाता है। हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कही जाती थी। हमारे देश में बहुत सारी संपत्ति और संपदा भरी पड़ी थी। धीरे धीरे उसे अंग्रेज जो है यहाँ से लेकर गए, फूट डालो की नीति अपनाई, फूट डालो राज करो, और उसमें हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, और उसी कारण से हमारा देश उपनिवेश हो गया। तो जब इसका सीधा उत्तर देंगे कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर अपना कब्जा करके उस पर अपना हक चलाए, अपना मनमानी चलाए, तो उसी को हम लोग, उस कमजोर राष्ट्र को या राज्य को उपनिवेश कहेंगे। इसके साथ ही जो शक्तिशाली देश होगा वो जो है, जो कमजोर पे अपना शासन चलाएगा, तो शक्तिशाली देश उपनिवेशक कहलाएगा। और ये जो पूरी व्यवस्था होगी, यानी कमजोर देश पर जो एक शक्तिशाली देश राज्य कर रहा है, अपना हुक्म चला रहा है, और कमजोर देश उसको सह रहा है, तो ये सारी जो व्यवस्था होगी, यानी उपनिवेश और उपनिवेशक, इन दोनों की जो व्यवस्था होगी उसी को हम लोग कहेंगे उपनिवेशवाद। क्या कहेंगे हम लोग, उपनिवेशवाद कहेंगे। तो आई होप ये क्लियर होगा आपका। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सिंपल शब्दों में इसको समझेंगे कि 3 भाग क्या है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, इसको हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, इसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और तीसरा हो गया आपको तृतीयक क्षेत्र, इसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या चीज, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, इसमें क्यों रखा गया है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे जिंदगी में प्रथम स्थान रखती है। कृषि के बिना, अगर किसान नहीं होंगे, कृषि नहीं होगी, तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते। इसलिए इसे पशुपालन, वन, मछली पालन, इन सब चीजों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया, क्योंकि इसके बिना हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र। जब हमारी भूख मिट जाएगी, प्राथमिक क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें जरूरत पड़ेगी द्वितीयक क्षेत्र यानी रोजगार की। जो रोजगार कैसे होगा, उद्योग से होगा, निर्माण से होगा, गैस एवं बिजली से होगा। ये सब उद्योग का एक एग्जाम्पल है। अब उद्योग में भी कितने प्रकार के उद्योग आते हैं, 3 प्रकार, कुटीर, लघु और मध्यम बड़े। ये मध्यम एवं बड़े। कुटीर बिल्कुल छोटे स्तर पर, जो गांव घर में आप लोग देखते होंगे पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, वो हो गया कुटीर। उससे बड़े जो फैक्ट्री वगैरह, मशीनरी वगैरह लगा हुआ रहता है वो। और सबसे बड़े जहाँ बड़ा बड़ा प्लांट है, हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, बड़े। तो द्वितीय क्षेत्र समझ गए, प्रथम क्षेत्र समझ गए, और अब आते हैं तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र कैसे, बैंक हमारे सेवा के लिए होती है, हमारी पूंजी को सुरक्षित रखती है, और समय आने पे हमें उसमें इंटरेस्ट भी देती है, और हमें वापस भी करती है, और हमें जरूरत पड़ने पर हर प्रकार की लोन भी मुहैया कराती है। इसलिए बैंक हमारे लिए सेवा क्षेत्र। परिवहन, हमें आने जाने में एक सुविधा प्रदान करती है, इसलिए सेवा क्षेत्र। संचार, यानी कि हमें हर कम्युनिकेशन, हमें संचार के माध्यम, जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये किसके माध्यम से, संचार यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से। किसी प्रकार का आज मिनटों में वीडियो, आज से कुछ साल पहले जाएंगे तो हमें किसी से मिलने के लिए, कोई दूर बैठा हुआ है तो समय लगता था, लेकिन आज
एक क्लिक पे वीडियो कॉल पे हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ये सब किसकी वजह से है? संसार। ये हमारे लिए सेवा के लिए है। व्यापार, व्यापार में भी बहुत सारी सेवा के रूप में है। जैसे मान लीजिए कि कोरोना के टाइम में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपको जो है मास्क, सैनिटाइजर ये सब अवेलेबल करा, व्यापार, सिलेंडर, ये सब किसके अंतर्गत हुआ? व्यापार। आप मार्केट जाते हैं, आपको किसी भी प्रकार की सामान मुहैया मिल जाती है, जूता, चप्पल, जैसा आप खोजते हैं आप अपने लाइफ स्टाइल के अनुसार से, वो आपको मिल जाती है। वो किसके अंतर्गत आते हैं? व्यापार के अंतर्गत। कहीं ना कहीं वो हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं। और अन्य सेवा में बहुत कुछ आ सकती है, जैसे रोड, बिजली, ये सब किस में आ जाएंगे? अन्य सेवा में भी आ जाएंगे, क्योंकि पानी का, ये सब किस में आ जाएंगे? अन्य सेवा में आ जाएंगे। ठीक है। अब इसमें है आपको अर्थव्यवस्था के प्रकार। वो था आपको अर्थव्यवस्था की संरचना और अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार तीन है। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसका स्वामित्व, जिसके संसाधनों का स्वामित्व एक व्यक्ति, एक निजी व्यक्ति के हाथ में होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। कैसे? कि देखिए, जहाँ पे सबसे ज्यादा स्वामित्व, जैसे अमेरिका, अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देश है। कैसे? क्योंकि वहां पे जो मैक्सिमम इंडस्ट्रियल है, वहां पे मैक्सिमम संसाधन जो है वो बड़े बड़े उद्योगपति, निजी व्यक्ति चलाते हैं, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी जैसे कि है ही, समाजवादी जो कि समाज के व्यक्ति चलाते हो, यानी कि सरकार चलाते हो, उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। लेकिन एक ऐसा अर्थव्यवस्था जो सामाजिक व्यक्ति या सरकार के द्वारा चलाया जाता हो, उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का दो एग्जाम्पल है, इन दोनों यानी पूंजीवादी और समाजवादी के मिले जो रूप को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। या फिर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे उस व्यवस्था का स्वामित्व सरकार और पूंजीपति दोनों के हाथ में हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। फिर से मैं एक बार आप लोगों को समझा रहा हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? जिसका स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? जिसका स्वामित्व सरकार के हाथ में हो। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? जिसका स्वामित्व पूंजीवादी और सरकार दोनों के हाथ में, यानी निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के हाथ में हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। और इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि लिखा भी हुआ है आपको कि पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। वैसा अर्थव्यवस्था, ये आप नोट करते जाएंगे, जिसमें उत्पादन के साधन पर, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ पे जो है आपको सारे क्लास का पीडीएफ, जो भी टेस्ट सीरीज है, वो सारी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिका, जापान वगैरह वगैरह। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का साधन पर सरकार का नियंत्रण हो, और वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण हो, उसे मिश्रित, जैसे भारत, कनाडा, इंडिया। ठीक है। आप समझ गए होंगे ये चीज शॉर्टकट में। नेक्स्ट क्या है? आर्थिक विकास को समझते हैं। जैसे फिर इस शब्द को हम लोग तोड़ सकते हैं। आर्थिक विकास यानी कि अर्थ से रिलेटेड, यानी कि हमारे समृद्धि, वृद्धि से रिलेटेड जो विकास होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आर्थिक विकास कहेंगे। यानी सीधा बात है कि हमारे जीवन में, हमारे जगह में, हमारे परिवार में, हमारे सोसाइटी में, हमारे राज्य में, हमारे देश में धन्य धान्य जितना अच्छा होगा, उतना विकसित हम लोग कहलाएंगे, यानी विकास की ओर कहलाएंगे। ठीक है। सीधा बात है। तो अगर हम अच्छे से विकसित होंगे, तो हमारा समाज, हमारा देश भी विकसित होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आर्थिक विकास। यानी एक ऐसा विकास जिसमें सभी स्तर पर डेवलपमेंट हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आर्थिक विकास कहेंगे। जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था में अस्थायी वृद्धि के साथ साथ, यानी जो नॉर्मल वृद्धि चल रहा है उसके साथ साथ जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार, यानी मैंने कहा ना, रहने वगैरह में, ये सब में सुधार, केवल आय बढ़ने तक ही सीमित नहीं है, यानी सिर्फ आय बढ़े ये जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में भी सुधार शामिल करता है। उसी को हम लोग आर्थिक विकास कहेंगे। जैसे कि आर्थिक विकास मतलब एक ऐसा देश या ऐसा जगह जहाँ पे हर स्तर में सुधार हो। जैसे जो आय तो हो रहा है, सब व्यक्ति कमा रहे हैं, आय कर रहे, वो तो होता ही है। इसके साथ साथ शिक्षा में हो,
रहन सहन में हो, हमारा आधारभूत संरचना इन द सेंस कि रोड अच्छा हो, संचार व्यवस्था अच्छा हो, बिजली की आपूर्ति अच्छी हो, बिल्डिंग्स अच्छी हो, ये सब जो है क्या है आधारभूत संरचना, ये सब अगर सुव्यवस्थित और अच्छे ढंग से होंगे तब कहलाएंगे हम लोग आर्थिक विकास। उसे हम लोग क्या कहेंगे आर्थिक विकास। यहाँ देखते हैं अपने शब्दों में क्या है, जब किसी देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि जब किसी भी क्षेत्र में सुधार होगा देश में ऑटोमेटिकली सुधार होगा। जैसे कि हाँ, जब इन सब चीज़ों का जवाब देंगे तो हम लोग एक ना एक अर्थशास्त्री के अनुसार से जरूर जवाब देंगे। इससे हम लोग को क्या होता है सटीक जवाब, सटीक नंबर मिलने की ज़्यादा संभावना होती है। तो जैसे प्रोफेसर मेयर एवं वर्ल्डविन के अनुसार क्या है, आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति की वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। बिल्कुल, आप सीधा सोचिए, आपके परिवार में दो व्यक्ति कमाने वाला, तो दो व्यक्ति कमाने वाला तो दो व्यक्ति ही काम करने वाला होगा, तो इनकम आपका कैसा होगा दो व्यक्ति के अनुसार से ही होगा। फिर जब आपके परिवार में पांच व्यक्ति कमाने लगेगा यानी क्या हुआ जनसंख्या में वृद्धि हो गया, तो श्रम शक्ति में भी वृद्धि हुआ। अब पांच आदमी कमाएगा तो पांच आदमी के अनुसार हमारा इनकम होगा। तो वही ये कह रहा है कि आर्थिक विकास जहां एक और श्रम शक्ति यानी जितने ज्यादा व्यक्ति काम करने वाले होंगे उतनी जनसंख्या वृद्धि के बीच का, यानी जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने ज्यादा व्यक्ति काम करेंगे, तो इन दोनों का बैलेंस है, इन दोनों को लेके चलना होता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे आर्थिक विकास कहेंगे। हाँ, इन दोनों में अंतर समझते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मैक्सिमम पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान से आप लोग सुनेंगे, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में वैसे कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन कुछ जगह इसे अलग अलग डिफाइन किया गया है। जैसे आर्थिक वृद्धि जब देश में चीजें जैसे कपड़ा, गाड़ी, मोबाइल ज्यादा बनती है और देश की कमाई बढ़ती है तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। यह सिर्फ पैसे और उत्पादन की बात करता है। अगर देश में, उदाहरण है आपको, अगर देश में फैक्ट्रियां ज्यादा बनने लगे और ज्यादा सामान बनने लगे तो आर्थिक वृद्धि होती है। मतलब सीधा बात है कि कोई एक ऐसा देश है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होता है तो इससे क्या होगा कि वो देश वृद्धि कहलाएगा, मतलब आर्थिक वृद्धि कहलाएगा, वो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी वृद्धि है उसमें, यानी कि वो अब विकास की ओर नहीं है, वो ऑलरेडी डेवलप है। तो इससे क्या है कि वो ऑलरेडी डेवलप है तो अब वो सामान को एक्सपोर्ट करेगा यानी कि बाहर भेजेगा, निर्यात करेगा, जिससे वो और डेवलप करेगा, तो वो वृद्धि स्तर पे है। जिससे कि आपको जैसे है ना देश में फैक्ट्रियां ज्यादा बनने लगे और सब सामान ज्यादा बनने लगे तो आर्थिक वृद्धि है। सीधा मतलब है कि जब ज्यादा सामान बनने लगे, ज्यादा फैक्ट्री कब बनेगी, जब नीड धीरे धीरे व्यक्ति की कम होगी, और नीड कम होगी कब कम होगी, जब वहां की सारी चीजें सही होगी। सारी चीजें मतलब जैसे कि अभी देखा हमने, आधारभूत संरचना सही होगी, शिक्षा की स्थिति सही होगी, रहन सहन सही होगा, इनकम तो सही होगा ही, ये सारी चीजें जब सही होगी तो उसके बाद क्या होगा कि उस चीज को हम एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारी आर्थिक वृद्धि में और मजबूती होगी। ठीक है, अब आते हैं आर्थिक विकास, जब देश की कमाई बढ़ने के साथ साथ लोगों की जिंदगी में सुधार हो। जैसे कि अभी हम लोग पहले देखा, जैसे कि सभी को शिक्षा मिले, इलाज मिले, नौकरी मिले, रहने की इच्छा की जगह हो, तो यह आर्थिक विकास है। देखिए बस इस चीज का जो ये हम लोगों ने देखा, इसका आप अपोजिट कर दीजिए, यानी कि जहाँ पे सभी को शिक्षा मिल चुका हो, इलाज का प्रॉपर व्यवस्था हो, लगभग आदमी नौकरी या बिजनेस में हो, रहने की अच्छी व्यवस्था हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे आर्थिक वृद्धि कहेंगे। और यहाँ जो जहाँ पे ये सारे प्रोसेस चल रहे हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे आर्थिक विकास कहेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ पैसे की नहीं, लोगों की भलाई की बात होती है। उदाहरण, अगर गांव में स्कूल खुला, अस्पताल बना, सबको रोजगार मिला तो आर्थिक विकास। और जहाँ पे ऑलरेडी ये सब चीज बना हुआ है, सब चीज है, अब सिर्फ डेवलपमेंट होगा, फैक्ट्री लगेगा, उसमें सामान बनेंगे, तो ये क्या रहेगा आर्थिक वृद्धि। यानी कि सिंपल शब्दों में समझेंगे कि सिंपल लाइन में लिखेंगे अपने शब्दों में, जैसे कहें कि आर्थिक विकास विकसित देश को कहेंगे, और आर्थिक वृद्धि विकसित देश को कहेंगे, और आर्थिक विकास विकासशील देश को कहेंगे जो और डेवलप की ओर बढ़ रहा है। जैसे भारत विकासशील देश है इसलिए भारत के लिए आर्थिक विकास कहेंगे, अमेरिका, जापान ये सब विकसित देश है इसलिए इसे आर्थिक वृद्धि कहेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हाँ,
इसी में आते हैं दो और है समावेशी विकास और सतत विकास। इसको भी समझेंगे हम लोग, जैसे कि समावेशी विकास यानी कि समान, यानी एक ऐसा विकास जिसमें कि समान रूप से विकास हो सभी का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समावेशी विकास। जैसे विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर, यानी सभी वर्ग, छोटे बड़े ऊंचे जो भी हो गए, सभी का समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे। विकास का लाभ इन द सेंस क्या हुआ, रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ रोजगार अच्छे से मिले, पढ़ाई अच्छे से हो, इलाज अच्छे से हो, अस्पताल की अच्छी व्यवस्था हो, ये सब चीज से सब परिपूर्ण हो, तो इसी विकास की क्रिया को क्या कहेंगे, समावेशी विकास। यानी सिंपल शब्दों में समझेंगे, एक ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्ग, जो भी वर्ग है उनका विकास समान रूप से हो, सभी को विकास मिले, सभी को सारी सुविधा मिले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समावेशी विकास। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल में समझते हैं, बीपीएल। बीपीएल सबको मिले, यानी अनाज सबको मिले। इसके साथ साथ अनाज तो खैर बीपीएल एपीएल हो जाता है, अनाज हम छोड़ देंगे। पानी की व्यवस्था, जो आप नल जल योजना देख रहे होंगे, ये सबको मिले। लाइट की व्यवस्था, ये सबको मिले। आपको अभी जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है, इसकी व्यवस्था सबको मिले। तो ये सब कुछ चीज़ें कॉमन है जो सबको व्यवस्था मिलनी चाहिए, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समावेशी विकास। हाँ, हमारे बिहार में जो चलता है क्या, इंदिरा आवास, यानी कि सभी को पक्का मकान मिले, छोटे से बड़े तक सभी मकान सुविधा मिले, तो ये सब किस में आएंगे, समावेशी विकास में। सतत विकास, जैसे कि नाम से फिर नाम को तोड़ेंगे, सतत यानी सत 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 यानी लगातार, जिसमें चल रहे हो। वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, पीढ़ी होगा, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अभी आप देख रहे होंगे गर्मी कितनी ज़्यादा है ना, गर्मी कितना ज़्यादा है अभी, ये क्यों है, क्योंकि हमारे आसपास पेड़ कट रहे हैं, पेड़ नहीं है, कल कारखाने बढ़ते जा रहे हैं, इन सब से पेड़ कटते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये भी ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्ट वगैरह हो रही है, कल कारखाना बन रहा है, रोजगार मिल रहा है, लेकिन पेड़ पौधे का भी एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, कि इसके लिए भी एक उपाय होना चाहिए, और ये उपाय होगा तो ही हम लोग आज जो इतना भीषण गर्मी सह रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न पेड़ पौधे की कटने का ही है। अगर हमारे आसपास में पेड़ पौधे सही रूप से रहेंगे तो हम गर्मी से बचेंगे। तो वही है कि वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहा जाता है। मान लीजिए आज हम लोग हैं, हम लोग अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो भविष्य सोचिए कितना बेहतर होगा। बेहतर इन द सेंस कि आज जो हम लोग झेल रहे हैं वो हमारे भविष्य में जो हमारी जनरेशन होगी उनको नहीं झेलना होगा, उनको प्रॉपर जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, वातावरण मिलेगा, इतनी गर्मी नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल समझते हैं कि तेल तेल हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि पेट्रोल, गैस, बिजली, इन सब का हम लोग जितना इस्तेमाल कम करें, तो आने वाले भविष्य में धीरे धीरे इन सब चीज़ों का हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका इस्तेमाल करेगी। तो इसी का है सतत विकास, यानी एक ऐसा विकास जो लगातार हो और हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसको भी उस चीज़ का फायदा मिल सके, उसी को सतत विकास कहते हैं। जैसे अगर आज की डेट में या हमारे पूर्वज ने जमीन लिया तो उसका उपयोग हम लोग भी कर रहे हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सतत विकास कहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को समझा रहा हूँ। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिलेगा। बाकी मैं आपको लास्ट में नंबर अवेलेबल करवा दूंगा व्हाट्सएप पे, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। आर्थिक नियोजन, आर्थिक आर्थिक तो शुरू से हम लोग पढ़े ही आ रहे हैं। आर्थिक आर्थिक क्या है, यानी कि धन संपत्ति से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन सब चीज़ों का जो नियोजन किया जाएगा जिससे हमारा देश डेवलप हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक नियोजन। देखते हैं, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विकासात्मक कार्यों में, यहाँ कार्यों होगा या क्रियाओं में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। मैंने यहाँ पे दिया अपने शब्दों में, देखते हैं इसमें क्या है। आर्थिक नियोजन का मतलब है
देश की आर्थिक प्रगति के लिए पूर्व निर्धारित योजना बनाना और उसे तय समय में पूरा करना। यानी सरकार यह तय करती है कि आने वाले 5 साल या किसी समय में क्या करना है, कितना खर्च होगा, किन क्षेत्रों में होगा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि में निवेश करना इत्यादि। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? आर्थिक नियोजन। यानी कि एक ऐसा प्लानिंग, ऐसा नियोजन, यानी कि एक ऐसा तरीका ढूंढना जिससे हमारे देश में आने वाले समय में किस किस चीजों की जरूरत है उसमें डेवलपमेंट करना। यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र जहां अस्पताल नहीं हो या मेडिकल सुविधा नहीं हो, वैसे जगह पे मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना। जहाँ पे अच्छी सड़कें नहीं हो वहाँ पे सड़कें अवेलेबल कराना। जहाँ रोजगार की व्यवस्था अच्छी नहीं हो वहाँ रोजगार व्यवस्था करवाना। यानी इन सब चीजों का जो एक प्लानिंग होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, और उसको किस तरह से तरीका से उसको मोनेटाइज करना है, किस तरह से उसका पालन करना है, इन सभी चीजों की जो प्लानिंग होती है उसी को हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। और आर्थिक नियोजन जो है ये कहाँ पे होती है? जैसे यहाँ देखा आपने 5 साल में, तो इसी को हम लोग, एक आपने नाम सुना होगा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना इसी को हम लोग कहते हैं। इसी के बारे में आगे जानेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, मैं पेन ले लूँ। हाँ, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना रह चुकी है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। भारत में पहली बार पंचवर्षीय, यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी थी? 1951 में। ठीक है। पंचवर्षीय योजना, सॉरी, योजना आयोग के लिए, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना के लिए किसको बनाया गया? योजना आयोग बनाया गया। किसके लिए? पंचवर्षीय योजना। यानी कि ये पंचवर्षीय, यानी कि 5 वर्षों में जो देश में, राज्य में ये जो काम होगा, इसको कैसे प्लानिंग होगा, इसका एक कमेटी होना चाहिए ना। इस कमेटी का देख रेख कर मत कैसे होगा, क्या खर्च पड़ेगा, क्या व्यवस्था होगी, इन सबको करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया योजना आयोग। इसके अध्यक्ष जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का गठन, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, 15 मार्च 1950 को हुआ था और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई थी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कितने सदस्य थे? 8 सदस्य। लेकिन योजना आयोग को भी क्या कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। इसी में एक चीज और उभर के आया, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे राज्य विकास परिषद भी कहा जाता है। इसका गठन ठीक पंचवर्षीय योजना के 1 साल बाद यानी 1952 में किया गया। कब? 6 अगस्त 1952 को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। वे राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं वे कौन होते हैं? सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। योजना आयोग, यानी इस 5 वर्ष में जो क्या क्या योजना बनेगा, मतलब इसका योजना आयोग का काम है कि आप हमें बताइए कि 5 वर्ष में क्या क्या योजना बनेगा, कैसे क्रियान्वयन होगा, वो बताइए, मतलब कैसे उसमें काम होगा। और इसको जो मॉनिटरिंग करेगी वो कौन करेगी? वो यही कमेटी करेगी, यही संस्था करेगी जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी समझा आपने? पहले क्या हुआ? आर्थिक नियोजन, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आने वाले समय में किसी भी क्षेत्र या राज्य में 5 वर्षों की प्लानिंग की जाती थी कि उस जगह में क्या मतलब आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें की जरूरत होती है उसकी प्लानिंग की जाती थी। इस प्लानिंग को आर्थिक नियोजन कहा गया। इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 वर्षों का टर्म बनाया गया जिसे पंचवर्षीय योजना कहा गया। जो कि पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए एक कमेटी तैयार की गई जिसे योजना आयोग कहा गया। और योजना आयोग कब बना? 15 मार्च 1950 को बना। और उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1951 को लागू हुई, 51 में। और उसके बाद एक परिषद बनाया गया जो कि योजना आयोग में जो भी काम होगा उसको देख रेख करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, उसका संचालक करेगा। वो कौन संगठन था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को, यानी पहली पंचवर्षीय के 1 साल बाद।
और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। और सभी इसके सदस्य कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, अब आते हैं, आर्थिक विकास हो गया। अर्थव्यवस्था की संरचना में दो रूप थे, आर्थिक विकास और दूसरा है मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास जो है ये एक समझने वाला टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मौद्रिक विकास जैसा कि है यानी कि मुद्रा का विकास। मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ, क्या क्या स्टेप थी, वो सभी चीजें हम जानेंगे। शुरू में जब ये व्यवस्था शुरू हुई होगी तो सबसे पहले क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था। जैसे गेहूं के बदले कपड़ा या दूध के बदले लकड़ी, ये एग्जाम्पल दिया गया। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, लेकिन ये प्रणाली बहुत मुश्किल थी। बहुत मुश्किल इन द सेंस कि मान लीजिए कि उस समय में अगर मुझे ये पेन लेना होता है, ठीक, ये पेन लेना होता है, ये पेन आपके पास है, तो मुझे पेन लेना होगा तो मेरे पास भी आपकी ज़रूरत की सामान होना चाहिए जो आपको ज़रूरत हो। मान लीजिए कि ये माउस का मेरे पास है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप माउस ले लें और मुझे पेन दे दें, लेकिन आपकी ज़रूरत तो ये माउस होनी चाहिए तो ना। तो ऐसे में बहुत सारी कठिनाई आती थी। ज़रूरी नहीं होता था कि अगर हमको मान लीजिए कि पेन के बदले में अगर माउस माउस दे और मैं माउस दे करके पेन ले लूँ, तो सामने वाले की भी ज़रूरत माउस होनी चाहिए तब। नहीं तो अब जिसको माउस की ज़रूरत होगी पहले उसके माउस दूंगा। मान लीजिए सामने वाले को कपड़ा की ज़रूरत है, तो जिसको माउस की ज़रूरत होगी मैं उसको माउस दूंगा, फिर मैं उससे कपड़ा लाऊंगा, फिर कपड़ा मैं इसको दूंगा, तब ये एक्सचेंज होगा। तो इसमें बहुत सारी कठिनाई आती थी। फिर थोड़ा सा और डेवलप हुआ, फिर आई मौद्रिक प्रणाली, यानी कि मुद्रा की प्रणाली, जिसमें मुद्रा का उपयोग होने लगा। वस्तुओं और सेवाओं के बदले मुद्रा या पैसा का उपयोग शुरू हुआ। अब लेन देन थोड़ा आसान हुआ। थोड़ा आसान इन द सेंस क्या हुआ कि एक किसी चीज को मानक मान लिया गया। मान लीजिए कि एक धातु का सिक्का बनाया गया और उसे मान लिया गया कि किसी ये 5 आना वगैरह चलता था, आप जान रहे होंगे, आना कौड़ी ये सब चलता था, उसके बिहाफ पे मान लिया गया 5 कौड़ी इसके बराबर है। तो थोड़ा सा आसान हुआ कि चलो हाँ 5 गो धातु या फिर धातु का सिक्का उसके बाद आया, हाँ 5 धातु का सिक्का इस चीज के बराबर है तो ये चीज ले लेते हैं, धातु का सिक्का दे देते हैं, ये हुआ। लेकिन उसमें भी परेशानी आई। पहले से तो आराम हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली से तो आसान हुई, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी परेशानी आई कि उसे उतनी भारी चीजों को, ज्यादा सिक्कों को आदमी ढोना पड़ता था, यानी कि बहुत जगह ले जाना पड़ता था, प्रॉब्लम आती थी। उसके बाद उसमें और सुधार हुआ। चांदी क्या कहते हैं, फिर मेटल के सिक्के आए। मेटल मतलब कि अभी जो 1 रुपया 5 रुपये का सिक्का चलता है, थोड़ा सा उस चीज को और डेवलप किया गया। फिर कागज की मुद्रा आई, यानी नोट आई। उसके बाद थोड़ा सा और डेवलप किया गया मौद्रिक प्रणाली में, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद उसको थोड़ा और डेवलप किया गया, और उसके बाद आज आप देख पा रहे होंगे कि बड़े बड़े अमाउंट जो है वो छोटे में ही आने लगे, जैसे 200 रुपया का नोट, 500 रुपया, अभी 2000 का नोट जो आया था। तो इस तरह से मौद्रिक प्रणाली आई। इसमें थोड़ा और डेवलपमेंट करने के लिए बैंकिंग प्रणाली लाना गया। कैसे? बैंक की मदद से चेक आदि के द्वारा विनिमय किया जाने लगा। लोगों ने पैसा बैंक में रखना और वहां से निकालना शुरू किया। इसमें क्या हुआ आपको, बैंकिंग प्रणाली जब आई तो व्यवस्था और भी आसान हुई। कैसे? जब बैंकिंग प्रणाली आई तो क्या हुआ कि एक बैंक हमें एक चेक के रूप में एक पर्चा देती है। अब मान लीजिए मुझे आपको 5 लाख रुपए पे करनी, मैं उसमें 5 लाख रुपया भरा, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपया है, मैंने उस व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति ने गया अपने अकाउंट में उस चेक को लगाया और बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के उस व्यक्ति के अकाउंट में डाल दिए। तो इसे ही हम लोग बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। इससे क्या हुआ कि कैरी करने का मतलब साथ में पैसे लेकर के चलने की व्यवस्था थोड़ी कम हुई और कम समय में ज्यादा काम होने लगा। ठीक है, तो ये बैंकिंग प्रणाली से हुआ। फिर क्या हुआ, कुछ समय आगे बढ़ा, कोर बैंकिंग प्रणाली आई। एक बैंक खाते से देश के किसी भी अन्य स्थान पर बैठे व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। इंटरनेट व सेंट्रल नेटवर्क से जुड़ी बैंकिंग प्रणाली आई, मतलब कोर बैंकिंग प्रणाली। इससे क्या हुआ कि अभी आप लोग हम लोग लगभग कोर बैंकिंग प्रणाली का यूज करते हैं, यानी पैसे ट्रांसफर करते हैं, एक क्लिक पैसे ट्रांसफर।
ये सब क्या है, कोर बैंकिंग प्रणाली है कि अकाउंट नंबर डाले, उनका डिटेल डाले, उनके पास पैसा ट्रांसफर हो गया। तो ये क्या हुआ, कोर बैंकिंग प्रणाली। थोड़ा सा और डेवलप हुआ, उसके बाद आया हम लोग का एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म लिख लेंगे, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि बैंक द्वारा जो है, जैसे है प्लास्टिक कार्ड की मदद से किसी भी समय किसी भी स्थान पर एटीएम मशीन से पैसा निकालने की सुविधा हुई, जो कि 24/7 सुविधा है। इसमें क्या हुआ कि बैंक में जो मेरा पैसा जमा है, बैंक मुझे एक कार्ड देती है, उस पैसे के एवज में मैं एक एटीएम मशीन लगाई गई बैंक के द्वारा, मैं उस बैंक में जाता हूँ, मतलब एटीएम में जाता हूँ, अपना कार्ड डालता हूँ, आप लोग तो ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, पैसे मैं निकाल लेता हूँ। तो ये एटीएम मशीन डेवलप है। उसके बाद इसी में दो चीज आया, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। हाँ, तो इसे दो चीज तरीके से समझेंगे। एक, डेबिट कार्ड, यानी डेबिट कार्ड हम लोग किसको कहेंगे, आपका रुपया बैंक में है, आपने उतने ही रुपये का इस्तेमाल किया, उसे हम लोग डेबिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड किसे कहेंगे, क्रेडिट कार्ड कहेंगे, यानी साख, हम लोग आगे भी चैप्टर में पढ़ेंगे, साख वाले चैप्टर में। साख यानी कि बैंक ने मेरे अच्छे क्रेडिट यानी कि अच्छी परख को देखकर, मेरे अच्छे ट्रांजैक्शन को देख करके मुझे एक कार्ड मुहैया कराया, जिस कार्ड के अंतर्गत अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं भी रहेंगे तो मैं एक लिमिट यानी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी उस कार्ड की लिमिट हो, उतने पैसे तक पैसा निकाल सकता हूँ या शॉपिंग कर सकता हूँ, खरीदारी कर सकता हूँ। इसी को क्या कहा गया, क्रेडिट कार्ड कहा गया। और बाद में जब उसका टाइम होगा तो मैं उस टाइम के अंदर वो अमाउंट बैंक को रिटर्न कर दूंगा। तो इसी को क्या कहा गया, आपको क्रेडिट कार्ड गया। आई होप कि मौद्रिक विकास आप लोग समझ गए होंगे। इसी में एक चीज आते हैं, आर्थिक विकास के माप की सूचकांक। क्या है, आर्थिक विकास के माप की सूचकांक, जिसमें दो चीज आते हैं, राष्ट्रीय विकास और प्रति व्यक्ति है। इसे एकदम हम लोग आगे का जो चैप्टर है वो यही है, और इसे हम लोग डीप में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश के एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक है, यानी कि एक वर्ष में देश में जितनी भी आपको उत्पादन होगा, आपको बिजनेस होगा, या फिर आपको जॉब क्रिएट होगा, इन सभी चीजों का जो एक मौद्रिक मूल्य निकलेगा, यानी उसका जो एक मूल्य निकलेगा, एक क्या कह सकते हैं उसका, क्या उसका इनकम है, आउटकम है, वो सभी जो निकलेगा, उसका वैल्यू जो निकलेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। यानी कि सीधा शब्द है, एक वर्ष के अंतर्गत किसी भी देश में जो भी उत्पादित हो, चाहे वो सेवा हो या फिर वस्तु हो, उसके मौद्रिक मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय विकास कहेंगे। प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति जो अपना आय कमाता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। या फिर दूसरे शब्दों में, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे सिंपल शब्दों में समझेंगे, मान लीजिए आपके फैमिली में 5 आदमी हैं, सभी व्यक्ति 100 रुपये करके इसमें कमाते हैं, तो टोटल इनकम कितना हुआ, 500 रुपये। देखिए क्या, राष्ट्रीय आय को, टोटल आय कितना हो गया, 500 रुपये। 500 रुपया को देश की कुल जनसंख्या, कुल कितना व्यक्ति हुए, 5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति से भाग देंगे तो कितना टोटल निकला, 100 रुपये। यानी प्रति व्यक्ति कितना कमाता है, 100 रुपये। यहाँ पे भी क्या हुआ, 100 रुपये। यानी कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसी को प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। या एक व्यक्ति जो श्रम करके प्रतिदिन जो कमाता है, या प्रति महीने जो कमाता है, प्रति साल जो कमाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय। इसे हम लोग अगले चैप्टर में और डीप से समझेंगे, बहुत सारी कठिनाइयां भी आती है। और आपको है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको पहले वर्ड से तोड़ेंगे, मानव यानी हम आप, उसके विकास से रिलेटेड जो भी सूचकांक तैयार किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मानव विकास सूचकांक कहेंगे। यानी कि मनुष्य के, यानी किसी भी व्यक्ति के तरक्की में जो जो चीज़ें होंगी उसका जो सूचकांक तैयार होगा उसी को हम लोग मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक
किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर, यानी महबूब उल हक के, यानी मानव विकास रिपोर्ट को एचडीआर कहते हैं। ये कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है एचडीआई, यानी कि मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको आप नोट कर लेंगे। एचडीआर मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर। ये किसके द्वारा किया गया? महबूब उल हक के निर्देश में तैयार किया गया था। मानव विकास सूचकांक की दर 0 से 1 के बीच होती है, यानी कि या तो 0 होगी या तो 1 होगी मानव विकास सूचकांक। अब इस सूचकांक को कैसे मापा जाता है? तो इसे 3 स्तर पर मापा जाता है। जीवन आशा, यानी आप जिस जगह पे हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस राज्य में, वहाँ जीवन की आशा क्या है, जीने की आशा क्या है, व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहते हैं, या फिर वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी क्या वगैरह क्या है, ये सभी क्या होगा? जीने की आशा। यानी कि वो होता है ना कि कहीं पे आप लोगों ने सुना, जैसे जापान, जापान में व्यक्ति 100 वर्ष तक जीते हैं, तो वहाँ पे जीवन आशा बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए उसको जीवन आशा उसी को कहते हैं। शिक्षा प्राप्ति, मतलब आप जहाँ पे हैं उस जगह, उस क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति कैसे है, इसी को हम लोग शिक्षा प्राप्ति। जीवन स्तर, यानी कि जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, इन सभी का जो कैलकुलेशन होगा उसी को कहेंगे जीवन स्तर। यानी कि मानव विकास सूचकांक, किन तीन सूचक क्या है? जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर। इन तीनों को मिलाकर के जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसी को क्या कहेंगे? मानव विकास सूचकांक। एचडीआई कैसे निकालते हैं? जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, इसको मिला करके, ठीक है। अब आते हैं 2021 में एचडीआई ने 191 देशों में एचडीआई की गणना की गई। एचडीआई में भारत का स्थान 132वां था। कब के अनुसार से? 2021 के अनुसार से। चलिए आपसे एक सवाल है, आप लोग गूगल में सर्च करेंगे और बताएंगे कि अभी के अनुसार से, यानी कि 2025 के अनुसार से जो है वो भारत का स्थान एचडीआई में कितना है और टोटल कंट्री कितनी है, ठीक है, ये आप बताएंगे, ठीक है। एचडीएम में वो सबसे ऊपर नॉर्वे था और सबसे नीचे नाइजर था। तो अभी आप बताएंगे कि अभी सबसे टॉप 1 पे कौन है एचडीआई में, और सर टॉप लास्ट कौन, मतलब लास्ट कौन है, सीधा बात है, लास्ट कौन। यानी कि इसमें आपको 3 होमवर्क हुआ। एक ये कि अभी वर्तमान में भारत की एचडीआई इंडेक्स वैल्यू कितनी है, कितने नंबर पे है, कितने देश हैं टोटल, टॉप में कौन है और सबसे लास्ट में कौन है, ये आपका जवाब आपको देना है। हाँ, इसी में आप लोग आते हैं राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट। ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि ये मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? योजना आयोग। इसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, और नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट पहली बार कब किया गया? 23 अप्रैल 2002 को दिल्ली में जारी किया गया था। यानी कि ये क्वेश्चन आएगा कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग जारी करता था, अब नीति आयोग जारी करता है। सबसे पहले कब जारी किया गया था? 23 अप्रैल 2002 को जारी किया गया। इसी में एक वर्ड आया, वो वर्ड था आपको बीमारू राज्य। क्या? बीमारू राज्य, इसमें वर्ड आया, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार से बीमारू राज्य आया। बीमारू में बी का अर्थ है आपको, सॉरी, बी आई का अर्थ है आपको बिहार, एम का अर्थ है मध्य प्रदेश, ए का अर्थ है आसाम, आर का अर्थ है राजस्थान और यू का अर्थ है उत्तर प्रदेश। कहीं कहीं आपको उड़ीसा भी मिल जाएगा, तो ये दोनों भी इसका जवाब हो सकता है, ठीक है। तो उड़ीसा भी है और उत्तर प्रदेश भी है, दोनों जो है बीमारू राज्य में आते थे, ठीक है। समझ गए एक बार फिर से? बी आई फॉर बिहार, एम फॉर मध्य प्रदेश, ए फॉर आसाम, आर फॉर राजस्थान, यू फॉर उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा, दोनों ही इसके उत्तर सही होंगे। हाँ आते हैं आधारित संरचना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया आधारित संरचना क्या, आधारित संरचना यानी कि आधारित संरचना का उन सभी सुविधाओं तथा सेवाओं से जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल,
कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं और उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। जैसे कि सिंपल सोचिए कि आप आज जहाँ पे हैं वहाँ पे सारी सुविधाएं अवेलेबल हो, सारी सुविधाएं इन द सेंस बिजली की ढंग से हो, कभी लाइन नहीं कटे हमेशा, और कटे भी तो क्विक रिस्पॉन्ड हो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत रिस्पॉन्ड करके उसको ठीक किया जाए। ट्रैवलिंग का अच्छा व्यवस्था हो, आप जब चाहें जिस टाइम में चाहें आपको आने जाने के लिए सुविधा मिल जाए, चाहे वो बस की हो, ऑटो की हो, ट्रेन की हो, फ्लाइट की हो, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं हो, आसपास में ही। संचार कम्युनिकेशन, आपका इंटरनेट अच्छा हो, आपका डाकघर हो, ये सारी व्यवस्था हो, तो ये सब संचार में आते हैं। आसपास बैंकिंग की सुविधा हो, स्कूल्स अच्छे हो, कॉलेजेस हो, वहाँ पे अस्पताल हो, तो ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि आपका एरिया जो है अच्छा डेवलप है। आप ही सोचिए कि जब कोई एक कंपनी या कोई फैक्ट्री, कंपनी कोई फैक्ट्री प्लांट करेगा तो वो सबसे पहले क्या देखेगा? सबसे पहले आधारिक संरचना ही वो देखती है कि वहाँ का रोड कैसा है, रोड अच्छा है, बिजली की स्थिति कैसी अच्छा है, वहाँ पे संचार की व्यवस्था कैसा अच्छा है, वहाँ पे अगर मुझे भविष्य में पैसे की ट्रांजैक्शन करनी पड़ी तो बैंकिंग सुविधा है, हाँ। हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय काम करेंगे उनके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज की व्यवस्था है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो आसपास अस्पताल है या नहीं है, तो है। ये सारी सुविधाएं जिस जगह पे होगी वहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज जाती हैं, और जब कंपनीज आती हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उस जगह की, उस क्षेत्र की, उस राज्य की, उस देश की तरक्की होती है। तो आधारिक संरचना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आधारित संरचना अच्छा होगा तो हमारा देश ऑलरेडी डेवलप होगा। जैसे कि आप सोच लीजिए कि घर बनाते हैं, घर बनाते हैं तो वो कहते हैं ना क्या, नींव देना, नींव जो देते हैं, तो आपने सुना होगा कि नींव जितना मजबूत होगा मकान उतना ही मजबूत होगा। तो आधारित संरचना भी देश की नींव है, किसी क्षेत्र की नींव है। अपने शब्दों में देखते हैं, किसी देश के आर्थिक विकास में आधारित संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जिस जगह पे जितना आधारभूत संरचना अच्छा होगा वहाँ का डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। अब देखिए इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, कृषि जनित उद्योग, यानी कि कृषि से जो द्वारा जो बनाया गया होगा उसी को कृषि जनित उद्योग कहेंगे। यानी एक ऐसा उद्योग जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना, टमाटर से सॉस बनाना, उसके बाद क्या है, गन्ना से आपको चीनी बनाना, पटसन से आपको धागा बनाना, ये सभी क्या है, कृषि जनित है। क्या है, ये सभी कृषि जनित है। इसीलिए कृषि जनित समझ गए होंगे, यानी कि एक ऐसा उद्योग जिसका उत्पादन कच्चा माल से हो उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। मैंने उद्योग एग्जाम्पल दे ही दिया कि आम से अचार, टमाटर से सॉस, गन्ना से चीनी, पटसन से धागा, ये सभी किसका एग्जाम्पल है, कृषि जनित का एग्जाम्पल है। आलू से चिप्स, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे आलू, यहाँ आप देख रहे होंगे आलू है, आलू से चिप्स बन रहा है। फ्रूट्स हैं, फ्रूट से जूस बनता है, ये सभी क्या है, कृषि जनित है आपको। हाँ, गरीबी रेखा, गरीबी रेखा क्या है? अभी मैंने आपको ऊपर बीपीएल का जिक्र किया था, बिलो पॉवर्टी लाइन, अपर पॉवर्टी लाइन, इसका आप लोग लिख लेंगे, हो सकता है कभी कोई पूछे या फिर आपको कहीं सवाल आ जाए तो इसका इसका होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। एपीएल का अर्थ होगा अपर पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए गरीबी रेखा कैसे हम जानें, गरीबी रेखा का एक काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है। इस रेखा को नीचे के लोगों को गरीबी रेखा कहा जाता है, यानी कि एक क्राइटेरिया बांध दिया कि ये इतना इनकम से जिसका नीचे होगा, इतना इनकम से जिसका मतलब इस स्तर से जिसका रहन सहन नीचे होगा, वो सभी किस में आएंगे, गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, जिसको नाम दिया गया बीपीएल, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाता है। और गरीबी रेखा के ऊपर लोगों को, गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों को क्या माना जाता है, एपीएल, यानी अपर पॉवर्टी लाइन, ठीक है, माना जाता है। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आधारित किया गया है। यानी कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी इसका इनकम होगा
और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी जितना जिसका इनकम होगा वही आपको एपीएल या बीपीएल के अंतर्गत पीपीएल के अंतर्गत आएंगे। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आधारित किया गया है। इतना जिसका होगा उस वही बीपीएल में आएगा, यानी कि वही गरीबी रेखा के नीचे आएगा। किसके नीचे आएगा? गरीबी रेखा के नीचे आएगा। कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं, बस आपके नॉलेज के लिए बताया जाए। ये पूछ सकता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा, क्या नरेगा, बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मनरेगा। महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि नरेगा क्या है? ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था है। नरेगा को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। नरेगा को सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है और बाद में इसी का नाम क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी नरेगा योजना, रोजगार योजना, ठीक है। यानी कि मनरेगा इसको कर दिया गया, क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी से जोड़ दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। नरेगा क्या कर दिया गया? मनरेगा। और ये विश्व का दूसरा सबसे रोजगार माना जाता है, मतलब सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। इसमें क्या है? 100 दिनों तक कम से कम एक साल में क्या है? 100 दिनों तक कम से कम जो है आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। इसके अंतर्गत जो भी मजदूर होंगे उसी को क्या कहा गया? नरेगा, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत आपको 100 दिनों तक जो है रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, जिसका नाम नरेगा रखा गया और बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन को हम लोग डिटेल करेंगे। डिटेल बिहार की स्थिति, यानी कि बिहार के पिछड़ेपन की स्थिति, ये जानेंगे। बिहार के पिछड़ेपन की स्थिति, ठीक है, बिहार के पिछड़ेपन की स्थिति। इसमें जैसे टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा आधारिक संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ तथा सूखा में क्षति, औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव। एक एक करके इसको हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले आते हैं तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। आप सिंपल सोचिए कि कोई एक घर है किसी का, अगर वो घर में 2 व्यक्ति कमाने वाले हैं, 4 व्यक्ति खाने वाले, मान लीजिए, और धीरे धीरे क्या होता है कि अब कमाने वाले 2 ही व्यक्ति हैं लेकिन खाने वाले 4 से 8 व्यक्ति हो गए। तो ये कहीं ना कहीं उस परिवार के कमजोर होने की स्थिति बनेगी, पिछड़ेपन की स्थिति बनेगी, पीछे चले जाएंगे वो परिवार। इसीलिए तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भी जो है बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। यानी कि बिहार में इनकम वैसा नहीं है, रोजगार वैसा नहीं है, लेकिन बिहार में जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि रोजगार तो कम उतना ही है, रोजगार तो स्टैंड है, रोजगार तो आगे बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। अब एक रोजगार के लिए पहले जहाँ एक आदमी होते थे, वहाँ मान लीजिए जनसंख्या बढ़ने से एक रोजगार के लिए 4 आदमी है, तो इसमें तो दिक्कत होगा ही। तो बिहार के पिछड़ेपन की स्थिति के एक कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। आधारित संरचना का अभाव, जैसे मैंने अभी बताया कि आधारित संरचना क्या है? परिवहन अच्छा होना चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, स्कूल कॉलेज बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। जब ये सारी फैसिलिटी रहेंगी तो बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, वहाँ पे आपको फैक्ट्री लगाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी कि रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो राज्य ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। लेकिन बिहार में आधारित संरचना का इतना अभाव है, यानी रोड की स्थिति बहुत बुरी है। मैं आज का बात नहीं कर रहा हूँ, जब ये किताब का आपका प्रिंट हुआ होगा उस समय का बात है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ाया जा रहा है, आज के अकॉर्डिंग नहीं। तो आधा रोड जो है उस समय बहुत ही बुरा स्थिति होगा, तो जिस कारण से कोई भी कंपनी यहाँ आने से पहले सोचती थी। उसके अलावा जो है सही से बिजली आपूर्ति नहीं होती थी, आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, जैसे कि बैंकिंग सुविधा नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, स्कूल कॉलेजेस नहीं थे, जिस कारण से कोई भी आने से पहले हिचकिचाता था। तो आधारित संरचना का अभाव रहने के कारण से बिहार और पीछे चलाता चला। कृषि पर निर्भरता, ये भी एक मुख्य पॉइंट था कि मैक्सिमम व्यक्ति जो है बिहार में वो कृषि पे निर्भर है, कृषि पे निर्भर है।
जिस कारण से बहुत सारी दिक्कत आती थी। दिक्कत क्या आती थी कि मान लीजिए कि कभी बाढ़ आ गया, तो सभी व्यक्ति तो कृषि पे निर्भर हैं, तो बाढ़ में खेत डूब गया, लॉस लग गया। कभी सुखाड़ आ गया, तो उसमें भी कृषि पे निर्भर हैं, पूरा सूखा पड़ गया, पानी की कमी हो गई, फसल खराब हो गया, तो उसमें भी यानी कृषि पे निर्भरता भी बिहार के पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण था। जैसे अभी मैंने ये दोनों को कनेक्ट कर दिया, बाढ़ तथा सूखा से क्षति। उसके बाद औद्योगिक पिछड़ापन। सीधा बात है कि जब आधारित संरचना रहेगी ही नहीं, तो उद्योग धंधे कैसे आएंगे, और जब उद्योग धंधे नहीं आएंगे, रोजगार नहीं बढ़ेगा, तो बिहार की स्थिति तो पिछड़ापन की होगी ही। तो बिहार के पिछड़ेपन के कारण में औद्योगिक पिछड़ापन भी महत्वपूर्ण योगदान। गरीबी, कहते हैं, मैंने पढ़ाया था पहले भी, गरीबी गरीबी का कुचक्र है, यानी कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। सीधा बात है, जनसंख्या बढ़ते चला गया, आधारिक संरचना है अच्छा नहीं, फैक्ट्री प्लांट लगा नहीं, कृषि पे निर्भरता है तो कभी बाढ़ कभी सुखाड़ की स्थिति, फैक्ट्री वगैरह है नहीं कि एम्प्लॉय काम करेगा, तो क्या होगा, गरीबी तो होगा ही। तो गरीबी भी भारत के बिहार के पिछड़ेपन की बहुत बड़ी भूमिका है। खराब विधि व्यवस्था, यानी कि आप कोई खराब विधि व्यवस्था मतलब किसी भी काम के लिए बहुत परेशानी होती थी। मान लीजिए कि अब बिजली का काम होना है, तो बिजली का काम होने के कारण से क्या होता था कि आज हुआ कंप्लेन तो हो रहा है, उसमें भी परेशानी होती थी, कहीं पोल का गड़बड़ी, कहीं तार का गड़बड़ी, बहुत खराब विधि व्यवस्था थी। रोड पास हो गया लेकिन रोड बना नहीं, रोड कब बनेगी, बनी भी तो उसमें मिलावटी टूटा फूटा इस स्थिति में थी। स्कूल कॉलेज में कोई ढंग से पढ़ाता नहीं था, पढ़ाई की स्थिति सही नहीं थी। तो ये सारी किस चीज में आएगी, खराब विधि व्यवस्था में। कुशल प्रशासन का अभाव, यानी कि मान लीजिए किसी काम को लेकर के कोई जाते थे, कोई डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, तो डॉक्यूमेंट में इतना न परेशानी होता था कि व्यक्ति परेशान हो जाते थे और अंततः छोड़ देते थे। इसको दूसरे शब्दों में समझेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति को फैक्ट्री लगाना है, फैक्ट्री लगाने के लिए वो दोनों को कनेक्ट करेंगे। फैक्ट्री लगाने के लिए उसे एक सही व्यवस्था नहीं मिली, अगर मिल भी गई कहीं, थोड़ा सा वो एडजस्ट भी किया, तो जैसे ही पेपर अप्रूवल के लिए जाते थे तो ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जिस कारण से बहुत सारे जो कंपनी वाले थे वो तंग आ जाते थे, बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, जिस कारण से कंपनी वाला को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा, और वो अगर थे भी तो बंद करके चले गए। इन्हीं सब चीज़ों को बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है हमारे सरकार ने, जो करंट सरकार है। जैसे कि गुजरात में आप लोगों ने भी मूवी देखा होगा, गुजरात का जो मूवी था, आई थिंक नरेंद्र मोदी, उसमें एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाया गया है कि जब नैनो टाटा, रतन टाटा ने नैनो की फैक्ट्री लगाने के लिए वेस्ट बंगाल गई, तो वहाँ बहुत सारी परेशानियां आई, जिस कारण से वो वहाँ नहीं लगा पाए। और इसी बीच मोदी ने उनको प्रपोजल दिया फैक्ट्री लगाने का। तो उस समय टाटा ने कहा कि फिर बहुत सारे प्रोसेसर हैं, मतलब प्रोसेस हैं कि ये पेपर पूरा करना होगा, वो पेपर पूरा करना होगा, इसमें बहुत सारे समय लग जाएंगे। उसी पे मोदी जी ने कहा था ये मेरा काम है, आप हमको करने दीजिए, आप फैक्ट्री कैसे लगाना है और कितनी जल्दी लगाना है ये आप कीजिए। तो यानी कि वो पेपर प्रोसेस को बहुत ही कमती कर दिया गया, यानी कि आपको पेपर प्रोसेस करने की उतनी झमेले नहीं है। और आज के टाइम में तो सरकार आपको अगर किसी प्रकार की फैक्ट्री या किसी भी प्रकार का आप दुकान ओपन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्टार्टअप है, तो सरकार आपको लोन भी अच्छे खासे मुहैया करा रही है। तो सरकार, तो इससे क्या होगा कि इससे मान लीजिए कि जैसे गुजरात में उस टाइम में क्या हुआ, बहुत सारी कंपनी आई, क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादा पेपर वगैरह का कोई झमेला नहीं था, ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता था, तो बहुत सारी कंपनी आई, तो गुजरात एक समय क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस में था, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करके अच्छे प्रॉफिट में आ गया। तो यही रीज़न भी है कुशल प्रशासन का अभाव। और बिहार की स्थिति अब बहुत बेहतर है पहले से, बहुत कुछ सही हो रहा है, और आने वाले समय में बिहार भी बहुत अच्छे पोजीशन में होगा। ठीक है। हाँ, सेम देखिए, बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के कारण क्या हो सकते हैं, सेम आप कॉमन सोचिए, जो कारण, जो पिछड़ेपन के कारण था उसका अपोजिट, यानी जनसंख्या पे नियंत्रण किया जाएगा। नियंत्रण कैसे किया जाएगा कि अभी सरकार ने चलाया है हम दो हमारे दो, ठीक है, बहुत सारी ऐसी सेफ्टी यूज की जा रही है, जिस कारण से जो है ज्यादा संख्या में जनसंख्या पे कंट्रोल किया जा सके। कृषि का तेजी से विकास, यानी कि
आज ऐसी ऐसी मशीनरी आ रही है जो कि तेजी से बहुत दिनों का काम घंटों में हो रहा है, तो इससे कृषि में भी तेजी से विकास हो रहा है। बाढ़ पर नियंत्रण, यानी बड़े बड़े डैम बनाया जाए ताकि बाढ़ के पानी को रोका जा सके। आधारित संरचना का विकास, सही से रोड बने, बिजली की सही आपूर्ति हो, ये सारी व्यवस्था उपलब्ध हो सरकार के द्वारा, जिससे कि बिहार का पिछड़ापन दूर हो, जो कि अभी हो भी रहा है। उद्योग का विकास, यानी कि सरकार को ये होना चाहिए, या फिर जो भी क्षेत्र है वहाँ पे ये होना चाहिए कि आपको ज़्यादा प्रोसेस ना करना पड़े, जिस कारण से कंपनी को सुविधा हो फैक्ट्री प्लांट करने में, जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार बढ़ेगा। तो उद्योग का विकास होना चाहिए, गरीबी दूर करना, सीधा बात है, ये सारी चीज़ें अगर पूरी हो जाएगी तो गरीबी दूर हो ही जाएगी। ऐसे भी सरकार अभी बहुत सारी योजना ऐसे ला रही है, जो व्यक्ति को दुकान करना हो, या फिर आपको अभी कुछ दिन पहले एक योजना आई थी सिलाई वगैरह के लिए, विश्वकर्मा योजना, वो सब क्या है, ये सब गरीबी दूर करने के लिए है। छोटे छोटे गांव में महिलाओं को स्व सहायता समूह बनाया जा रहा है, ये सब क्या है, ये सब गरीबी व्यवस्था दूर करने के लिए ही है। शांति व्यवस्था स्थापना करना, यानी कि प्रशासन को जो है एक मजबूत बनना रहना पड़ेगा। हर जगह अच्छे से एनवायरनमेंट करना पड़ेगा, जो आज के समय में हम लोग देख भी पा रहे हैं। स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन, यानी किसी भी प्रकार का घूसखोरी की स्थिति ना हो। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, अभी बिहार जो है विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए पूरा ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो यहाँ पे सही रूप से संसाधन आएंगे, यानी जो बहुत सारा आपको इनकम ऑफ सोर्स आएगा, बहुत सारी फंडिंग आएंगी, जो कि अभी जो है शायद 53,000 करोड़ के आसपास में बिहार को फंडिंग मिली भी है। आप बिहार का डेवलपमेंट दे सकते हैं, अभी बहुत जगह रोड्स बन रही हैं। इसके साथ जो है अभी बिहार और झारखंड को जोड़ने के लिए मनिहारी के आसपास एक पुल भी बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय नया बना, ये सब क्या है, ये सब बिहार डेवलपमेंट की ओर है। और अब बिहार बहुत डेवलपमेंट है, तो सेम जो बिहार के पिछड़ेपन के कारण होंगे उसको दूर कर दीजिए। बिहार जैसे कि जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि में तेजी से विकास, बाढ़ पर नियंत्रण मैंने बता दिया कैसे, आधारित संरचना का विकास कैसे होगा वो बता दिया, उद्योग का विकास कैसे, गरीबी दूर कैसे किया जा सकता है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का उपयोग, हस्तांतरण या उपयोग। ठीक है। हाँ, अब देखिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका। देखिए, कोई सिंपल सा समझिए कि आज जैसे हम लोग रानीपत्रा में हैं, रानीपत्रा अगर डेवलप होगा, और अगर मान लीजिए रानीपत्रा किस में है, पूर्णिया में है, अगर रानीपत्रा में हर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी तो क्या पूर्णिया का डेवलपमेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बस वही है, देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि बिहार का विकास अगर होगा तो देश का विकास होगा, क्योंकि बिहार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देश के विकास में काम आएगी, जैसे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट, अगर उसको डेवलप किया जाए तो इनकम बढ़ेगा, तो बिहार में बढ़ेगा। आपको बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, जैसे कि अभी बिहार के पूर्णिया में जो है एक एथेनॉल फैक्ट्री बनाया गया, जो कि इंडिया का पहला एथेनॉल फैक्ट्री है। अगर ये डेवलप होगा तो ये होगा। हर चीज़ से अगर बिहार डेवलप होता है तो देश के आर्थिक विकास में बिहार के मतलब देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप सीधा समझिए कि अगर आपके परिवार में 5 व्यक्ति है, पहले कोई एक व्यक्ति कमाता था, 4 व्यक्ति किसी न किसी कारणवश से पिछड़ा रह जाता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिस कारण से इस 4 व्यक्ति को भी अच्छा सपोर्ट मिला, सारी सुविधा मिली, और जिस कारण से जो है ये 4 भी अब अच्छे से कमाने लगे। तो अब कमाने वाले अगर 5 हो गए तो इस परिवार का डेवलपमेंट तो ऑलरेडी होगा। सेम वहीं पे ये देश 5 व्यक्ति का परिवार है, और बिहार जो है यही 4 है। ठीक है, तो बिहार का विकास मतलब देश के आर्थिक विकास होना तय है। तो सीधा अगर इसका सवाल का जवाब अगर ढूंढेंगे तो देश के आर्थिक विकास में बिहार की विकास की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई राज्य विकास करेगा, जब राज्य विकास करेगा तो देश ऑटोमेटिकली ही विकास की ओर जाएगा। इसलिए बिहार के विकास की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में जो है बहुत सी ऐसी चीज़ है जो कि देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें कि कृषि योग्य भूमि जो है बहुत ज़्यादा बिहार में पाया जाता है।
कृषि योग्य भूमि। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला हमारा राज्य बिहार है। तो जिस कारण से जो है बिहार का डेवलपमेंट अगर होगा तो ऑलरेडी देश का डेवलपमेंट होगा। आप समझिए कि अगर कृषि योग्य भूमि है, यहाँ पे कृषि की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दिए जाए, एग्रीकल्चर कॉलेज बनवा दिए जाए, बहुत सारी चीज़ें जो मशीनरी है वो अवेलेबल करवा दिए जाए, तो कृषि बहुत ज़्यादा होगा। और कृषि बहुत ज़्यादा होगा तो हमारे देश को सपोर्ट मिलेगा। सेम उसी तरह अगर एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए तो भी देश को सपोर्ट मिलेगा। इसलिए बिहार के विकास की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देश की भूमिका के लिए। हाँ, आई होप कि आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो गया है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर थोड़ा लंबा चल गया क्योंकि डीप में पढ़ना था इसलिए लंबा गया। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। आप अगर किसी को मैसेज करना हो या कुछ भी रिगार्ड हो तो आप अपना नाम लिखेंगे, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया तो इकोनॉमिक्स लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे कि क्या सवाल है, कहाँ पे कंफ्यूजन है, वो आप लिखेंगे, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उस वीडियो में या फिर किसी भी प्रैक्टिस क्लास में जो है मैं आपको आपके डाउट क्लियर कर सकूं, या फिर आपको व्हाट्सएप पे ही आपको हेल्प कर सकूं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ऑफिस टाइम में 6 to 8 इस बीच में कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। 6 बजे सुबह से 8 बजे रात तक आपको सुविधा 100% उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए अध्याय के साथ। लेकिन आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, इस अध्याय को जो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसका नोट्स यानी पीडीएफ जो मैंने ये पढ़ाया आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो इसके डिटेलिंग होंगे, एमसीक्यूज, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वो जो किताब के पीछे होता है, वो सारे क्वेश्चन मैंने जो ये अपना डिटेल किया है वो सारे क्वेश्चन का जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा और भी जब मैं सेशन लूँगा चैप्टर एंड होने के बाद, तो जब सेशन लूँगा तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे। और मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके चैप्टर में नहीं बचेगा और आप 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे। बशर्ते कंडीशन ये है कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपकी राइटिंग अगर अच्छी होगी तो आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ की श्योरिटी मैं दूंगा कि 40 आउट ऑफ 40 जो कि ऑब्जेक्टिव है, इसकी मैं श्योरिटी दूंगा कि आप सिर्फ कंटिन्यू कंटिन्यू ये क्लास करो, और ऑब्जेक्टिव सेशन जब जब हो आप जो है उस ऑब्जेक्टिव सेशन को फॉलो करो। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि एसएसटी में आपके 40 आउट ऑफ 40 ऑब्जेक्टिव में 100% आएंगे, इसे कोई नहीं काट सकता। बाकी डिस्क्रिप्टिव में अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो मैं उसकी भी श्योरिटी देता हूँ कि 40 आउट ऑफ 40 आपको डिस्क्रिप्टिव में भी रखा हुआ है। और मैं सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा एसएसटी के। शुरुआत इकोनॉमिक्स से है, इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर से स्टार्ट किए हैं, पहले इकोनॉमिक्स खत्म होगा, फिर धीरे धीरे करके सारे चैप्टर आपको कवर करवा दिए जाएंगे। इसके साथ जो है, चलिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ आपको सारे कुछ का अपडेट मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज।